हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे आज के वीडियो के मुद्दे के ऊपर। हम लोगों ने सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है उसकी रिवीजन शुरू की है। चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन हम लोगों ने शुरू कर दी है और उसमें टॉपिक नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन, वो हमारा अभी करंटली रिवीजन करना शुरू है। इसी सीरीज में, रिवीजन की सीरीज में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। वीडियोस आपको सीए फाउंडेशन 2024 की एग्जाम्स, दिसंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहला यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन एंड उसमें भी सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सीरियल नंबर 1 पे जो चीज बताई गई है, व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, इसका रिवीजन हमारा हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, यानी इकोनॉमिक्स किस चिड़िया का नाम है, क्या पढ़ाई होती है उसमें, किस तरीके का नेचर है इस सब्जेक्ट का, इसके बारे में हम लोग रिविजन करने वाले हैं। अब मैं आपको अगर छोटा सा टूर दूँ, मैंने डाउनलोड करके रखा है क्या? स्टडी मटेरियल मैंने डाउनलोड करके नहीं रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आपके इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें हर एक चीज़ पैराग्राफ वाइज दी जाती है, ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एंड पॉइंट वाइज मैनर में नहीं दी जाती है। उससे स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रॉबैक ऐसा होता है कि हर एक चीज़ जब हमें याद रखनी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, तब हम पैराग्राफ की टेक्स्ट याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमें ऐसे की हेडिंग्स और उसके अंदर के सब हेडिंग्स पता होंगे तो हम टॉपिक को स्ट्रक्चर्ड मैनर में अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे या इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करोगे या किसी और टीचर से जब आप कोचिंग लोगे या मुझसे जब भी आप पढ़ोगे, तो आपको एक चीज़ करना है, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट आता है या उसका स्ट्रक्चर आपको सही नहीं लगता है, फॉर्मेटिंग सही नहीं लगता है, तो थोड़ी हिम्मत करके खुद उस टॉपिक का स्ट्रक्चरिंग और फॉर्मेटिंग कर लेना। वो आपको बहुत वैल्यू एडिशन करेगा टू क्लियर योर एग्जाम्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी में, जो कि है रिवीजन ऑफ एंटायर बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, इसमें हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है टॉपिक सीरियल नंबर 1 पे, की एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी ये जो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है उसके की एस्पेक्ट्स कौन से हैं। तो अभी फिलहाल हमारे स्टडी मटेरियल में 4 बातें दी गई है। की एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमें पॉइंट नंबर ए में पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स, यानी ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका ओरिजिन क्या है। पॉइंट नंबर बी में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल नेम। पॉइंट नंबर, यानी इकोनॉमिक्स तो मॉडर्न नाम हुआ, उसका इंग्लिश का नाम हुआ, लेकिन अगर हिस्ट्री में कभी पहले इस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी तो उसका नाम क्या था। फिर टॉपिक नंबर सी में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी रिसेंट टाइम में सबसे नोटेबल काम किस व्यक्ति ने किया है और उस काम का नाम क्या, बेसिकली उस बुक का नाम क्या है। टॉपिक नंबर डी में हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीरियल नंबर 1 का ब्लूप्रिंट है। फिर दूसरा टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं एक केस स्टडी। उस केस स्टडी का नाम है द डायलेमा ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स है ना, यही इकोनॉमिक्स का मेजर कोर प्रिंसिपल होता है। वो क्या कहता है इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल, कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। हमारे हम में से किसी के भी पास भी अनलिमिटेड पैसा नहीं है, लिमिटेड पैसा है। ठीक है, और जो हमारी वांट्स या डिजायर या सपने होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो हमारे पास एक, हमारे सामने एक डायलेमा होता है। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो उन 100 रुपए को मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूं, मेरे कौन से सपनों को पूरा करूं या कौन से वांट्स या नीड्स या डिजायर्स को पूरा करूं, ताकि मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके और जो मेरे रिसोर्सेस है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक फ्रेमवर्क होता है। तो इसी फ्रेमवर्क को आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने जो आपका स्टडी मटेरियल दिया है उसमें से जो ये केस स्टडी दी है उसको प्रॉपरली फॉर्मेटिंग किया है केस स्टडी के फॉर्मेट में। तो केस स्टडी का आपका नाम है द डायलेमा ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। बेसिकली डायलेमा मतलब क्या, टू फेस
अ टफ सिचुएशन जहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस में से हम कुछ ही ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द डायलेमा, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो मित्रों इस तरीके से हमें टॉपिक नंबर 2 को रिवाइज करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे टॉपिक नंबर 2 की एक्चुअल टेक्स्ट के ऊपर। यह आ गया है हमारा टॉपिक नंबर 2, जो कहता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। की एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला की एस्पेक्ट हमें याद रखना है, ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स। द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। कोई ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। पुराने समय में जो ग्रीस या ग्रीक लोग थे वो इकोनॉमिक्स को ओइकोनोमिया के नाम से जानते थे, और ओइकोनोमिया का मतलब होता था हाउस होल्ड। बस ये इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये हाउस होल्ड क्यों होता था, जैसे कि हाउस होल्ड में कौन रहता था, तो ह्यूमन बींग्स रहते थे। फिर ह्यूमन बींग्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अनलिमिटेड वांट्स थी। फिर वहाँ पे वो डायलेमा था कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगा, कौन से वांट्स, नीड्स, डिजायर्स या सपनों को पूरा करना है और कौन सी चीज़ों को छोड़ देना है। तो इसी तरीके से पुराने समय में भी काम होता था। अब यहाँ पर जैसे ग्रीक लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो पुराने समय में भी जैसे ग्रीक लोग थे वही हम भी को एग्जिस्ट करते थे, यानी भारत भी को एग्जिस्ट करता था, ग्रीस भी को एग्जिस्ट करता था। हम दो कंट्रीज के साथ साथ और भी जितने भी कंट्रीज है वो भी को एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिया के नाम से बताया जाता है इकोनॉमिक्स को। हमारे देश में किस नाम से जाना जाता था, अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। तो कोई ऐसा बहुत आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ग्रीक या ग्रीक लोग या ग्रीस वाज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उनके लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को इकोनॉमियों के नाम से जाना जाता था। हमारे देश में इकोनॉमिक्स या जो भी पैसों से रिलेटेड नॉलेज था उसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। पॉइंट नंबर बी, अब यहाँ पे आपको एक सर्टन बायस दिखेगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करोगे तो दो चार कंट्रियों के और एग्जाम्पल देने चाहिए थे, लेकिन जब आपका जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप को केवल एक एग्जाम्पल दिया जाता है, तो एक बुक जो होती है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है। जब कोई अथॉरिटी अपने किताब में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देती है तो लोग उसे सच मानते हैं। ये सच है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, यानी आधा सच है। और इकोनॉमियों के साथ साथ अर्थशास्त्र भी एग्जिस्ट करता था। तो इकोनॉमिक्स को आप, अब इसे जो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स बताया गया है, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन, मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप जितना पीछे जाओगे भारत की हिस्ट्री में, आपको अर्थशास्त्र हमेशा दिखेगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों में से एक पिलर हमारे देश में अर्थशास्त्र था, जो सारा मटेरियल लाइफ की जितनी भी वेल्थ है उससे रिलेटेड नॉलेज बेस को हम अर्थशास्त्र कहते थे। तो ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, डिस्प्यूटेबल है, ये चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर बी, हिस्टोरिकल नेम। लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम में, सीए फाउंडेशन में आपके लिए अगर कोई एमसीक्यू आता है, या अगर कोई क्वेश्चन आता है, या अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या लिखोगे, ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स, आप ग्रीक लिखोगे, इकोनॉमिया लिखोगे, क्योंकि आपको मार्क्स अर्न करने हैं। ठीक है, ये आप क्लैरिटी के साथ ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर बी, हिस्टोरिकल नेम। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, जब 19 सेंचुरी तक ये जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तब मेजरली क्या था, मोनार्की रहती थी, डेमोक्रेसी बहुत कम जगह पर रहती थी। मैक्सिमम जगह पर एक मोनार्क रहता था, जो राजा रहता था, वही सब चीज़ें चलाता था। तो बेसिकली राजनीति सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती थी। तो इसीलिए हो सकता है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता हो। फिर पॉइंट नंबर सी, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, यहां पर ध्यान रखना आप वर्डिंग के ऊपर, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। अब पुराने समय से, ओरिजिन से लेकर जो कहानी शुरू होती है वो डायरेक्टली थोड़ा बहुत हमें एक इंसाइट देते हैं रिगार्डिंग द ग्रीक पीरियड। उसके बाद में हिस्टोरिकल नेम हमें 19th सेंचुरी में लेके आते हैं। अब ये जो बात हो रही है ना, फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये लेटेस्ट जो ब्रिटिश रूल था हमारे देश के ऊपर, उसके बारे, वो पीरियड वाला जानकारी यहाँ पर दी जाती है।
First modern work of economics. The book named An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, published in 1776, usually abbreviated as The Wealth of Nations by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. अब मुझे एक बात आप बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है, ये जो 1776 का पीरियड था, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या एडम स्मिथ नाम का एक ही व्यक्ति था जो केवल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा था? नहीं। जैसे आज के समय में, जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले बहुत सारे और भी टीचर्स हैं, करेक्ट? वो भी आपको इकोनॉमिक्स की ही पढ़ाई करते हैं। हो सकता है वो मुझसे बेटर हो, मुझसे ज़्यादा उनके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि किस तरीके से नैरेटिव को सेट किया जाता है। फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से केवल एडम स्मिथ को ही क्यों फेमस किया गया, उसके पीछे का कारण क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा। इतने सारे लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति को सिलेक्ट क्यों किया गया? ठीक है, तो जब आप पढ़ाई करोगे, दो सेगमेंट्स आपके होंगे। मार्क्स अगर आपको अच्छे लाने हैं, तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो जो आपकी किताब में दिया गया है उसे आपको सीरियसली थोड़ा सा याद रख के आंसर्स उसी तरीके से लिख के आने हैं। लेकिन आपको इसी के साथ थोड़ा सा सोचने की भी ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ सही दी गई है, क्या चीज़ आधी अधूरी दी गई है, इसके बारे में भी आपका थोड़ा सा दिमाग चलते रहना चाहिए। तो फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स कौन था? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, विच वाज पब्लिश्ड इन 1776। वो बुक किसने लिखी थी? एक व्यक्ति था जो एडम स्मिथ के नाम से जाना जाता था, उसने लिखी थी। और ये पूरा, इस किताब का पूरा नाम ये है, लेकिन यूजुअली एब्रिवेटेड एज, यानी वो किताब इन जनरल लैंग्वेज में द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानी जाती थी। ये बेसिक चीज आपको इस पैराग्राफ में याद रखनी है। पॉइंट नंबर डी में हमें पता रखना है, बिफोर वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हमें दो तरीके के सब्जेक्ट्स है, एक है इकोनॉमिक्स जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, फिर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का एक अप्लाइड ब्रांच होता है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम का। बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स है, उसमें बहुत सारी अलग अलग थियरीज है, अलग अलग फॉर्मूलाज है, अलग अलग टेक्निक्स या टूल्स उसमें बताए गए होंगे, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस होंगे। अब जो बिजनेस की एक्टिविटी है, जो हमने टॉपिक नंबर 1 में देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी दो प्रकार की हो सकती है, या तो कमर्शियल या तो नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वाली जो एक्टिविटी होती है वो बिजनेस एक्टिविटी में क्लासिफाई की जाती है, नॉन कमर्शियल वाली जो एक्टिविटी है होती है वो चैरिटेबल या सोशल वर्क के लिए कैटेगरी में क्लासिफाई की जाती है। तो यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट with the meaning of business economics, it is important for us to understand what economics is about। यानी जब हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें बिजनेस क्या होता है ये पता होना चाहिए, जो हमने टॉपिक नंबर 1 में रिवाइज किया। हमें इकोनॉमिक्स क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो एक अप्लाई एप्लीकेशन वाली फील्ड है, जो अप्लाइड फील्ड है, जिसमें बिजनेस का नॉलेज एंड इकोनॉमिक्स का नॉलेज दोनों को मिला के डिसीजन मेकिंग किया जाता है, वो वाली ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स हमें समझ में आ जाएगी। तो मित्रों, ये था आपका पहला की एस्पेक्ट्स जो आपके किताब में प्रोवाइड किए गए हैं। एज इट इज आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, और जो मैंने आपको एक कॉशन दिया था कि कौन सी चीज़ें आधी अधूरी दी है, कौन सी चीज़ें सही में लॉजिकल है, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अब ये इकोनॉमिक्स है क्या, इसको समझाने के लिए इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल में क्या हमें बताता है, क्या सिखाता है, हमें किस तरीके से एनेबल करता है, वो हमें इस केस स्टडी के द्वारा पता चलेगा। केस स्टडी का नाम क्या है? द डायलेमा ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। ये जो हेडिंग है आपका, ये आपको क्या बताता है? कोई भी ह्यूमन बीइंग जो धरती पे रहता है उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, और उसके जो डिजायर्स है, जो सपने हैं, जो डिमांड्स है, वो अनलिमिटेड है। अब उसके सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो स्केर्स रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें ताकि जो उसकी अनलिमिटेड डिमांड्स है उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड्स को वो सेटिस्फाई कर पाए और खुद का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल डिराइव कर पाए। ये बेसिकली आपको ये केस स्टडी सिखाती है। इसीलिए इस केस स्टडी का आपने हेडिंग देखा होगा, द डायलेमा ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। अब यहाँ पे सिचुएशन देखो, इस केस स्टडी की जो सिनेरियो है उसकी इस केस स्टडी में क्या सिचुएशन डिस्कस की जा रही है।
इट इज़ योर बर्थडे एंड योर मदर गिव्स यू 1000 रुपीज एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो ये सिचुएशन है, आपका बर्थडे है और आपको आपके पेरेंट्स ने 1000 रुपये खर्चा करने के लिए एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं। यू आर फ्री टू स्पेंड द मनी एज यू लाइक, और आपके पास पूरी स्वतंत्रता है उन 1000 रुपयों को स्पेंड करने की। उन 1000 रुपये को आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से खर्चा कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्लियर हो गई, आपका बर्थडे है, आपके पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपये गिफ्ट दिया है और उस 1000 रुपये को आप अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हो। दिस इज द सिचुएशन। पॉइंट नंबर बी में फिर आपको पता चलता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। अब उन ऑप्शंस को चूज करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा। यू हैव सेवरल ऑप्शंस बिफोर यू। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गिव अ पार्टी टू योर फ्रेंड्स एंड स्पेंड द होल मनी ऑन देम। 1000 रुपये की पार्टी कर डालो। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपके पास? बाय योर सेल्फ अ ड्रेस फॉर 1000 रुपीज। कोई अच्छा ड्रेस या कोई आपका क्लॉथिंग खरीदना होगा तो 1000 रुपये तक आपके पास है, आप खरीद सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गो फॉर अ मूवी एंड ईट इन अ रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस। पिक्चर देखने जाओ, एंटरटेनमेंट करो और वापस आते वक्त बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा के वापस आओ, यानी सेलिब्रेट करके आओ। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपके पास? बाय योर सेल्फ अ बुक एंड सेव द रेस्ट ऑफ द मनी। आपने, और चौथा ऑप्शन है आपके पास जो किताबें आपको खरीदनी है अदर देन स्टडी मटेरियल, जो नॉवेल आपको खरीदना है, कोई दूसरी सेल्फ हेल्प वाली बुक खरीदनी है, कोई मोटिवेशनल बुक खरीदनी है, कोई मार्केटिंग या जिससे आपका स्किल अपग्रेड होगा, स्पिरिचुअलिटी वाली कोई बुक खरीदनी है तो वो बुक आप खरीद सकते हो। और बाकी का पैसा आप सेव करके रखो ताकि आने वाले समय में अगर आपको कोई खर्चा छोटा मोटा करना है तो आप वो कर सको। तो आपके पास 1000 रुपये के रिसोर्सेस है। इन रिसोर्सेस को खर्चा करने के लिए आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शंस है। ठीक है, फिर सिचुएशंस हमने देख ली, ऑप्शंस हमने देख लिए। अब इस पूरे सिचुएशन और ऑप्शंस का हम एनालिसिस करते हैं। You notice that you have many options. Given a choice, you would like to spend money on your friends, go for a movie, eat in a restaurant, buy a dress, buy a book and save some money. अगर आपका बस चले तो एनालिसिस क्या कहता है कि आप ये चारों ऑप्शन को फुलफिल करना चाहोगे। आप अपने दोस्तों को भी पार्टी देना चाहते हो, कपड़े भी खरीदना चाहते हो, मूवी भी देखना चाहते हो, रेस्टोरेंट में खाना भी खाना चाहते हो, किताब खरीद के कुछ पैसा सेव भी करना चाहते हो। यानी जो ह्यूमन नेचर होता है वो क्या कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, करेक्ट, लेकिन इस सब कुछ को पाने के लिए क्या आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है क्या उतने, तो आपको ये देखना पड़ेगा। फिर आपका एनालिसिस भी हमने देख लिया। अब however you cannot have all of them at the same time because you have only 1000 rupees। अब यहाँ पे डायलेमा आता है कि अगर आपका बस चले तो आप ये चारों ऑप्शंस को फुलफिल करना चाहोगे, लेकिन आपके सामने एक डायलेमा है कि आपके सामने रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेस से आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को या डिजायर्स को या सारे सपनों को पूरा कैसे करोगे। However, you cannot have all of them at the same time because you have only 1000 rupees. If your mother had given you 2000 rupees, you might have satisfied more of your desires, but she has not. अगर 1000 रुपए के जगह पर आपके पास 2000 रुपए होते तो हो सकता है शायद आप सारे ऑप्शंस को फुलफिल कर पाते, लेकिन अभी के लिए क्या सिचुएशन है? लिमिटेड रिसोर्सेस है आपके पास और आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। फिर पॉइंट नंबर डी में अब हमें सिचुएशन समझ गई, ऑप्शन समझ गए, एनालिसिस समझ गया। फिर हम आते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर। नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ डायलेमा एज टू विच ऑफ द अबव ऑप्शंस टू चूज। इन ऊपर बताए गए चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस आप सिलेक्ट करते हो ताकि उससे आपके रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और आपको मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिले। Decision making. Now you find yourself in a dilemma as to which of the above options to choose. Point number 2, you will go for one option or a combination of one or more option। यानी आप कोई एक ऑप्शन में भी पूरा रिसोर्सेस खर्चा कर सकते हो या फिर मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में 1000 रुपए को स्पेंडिंग, आप 1000 रुपए का खर्चा करोगे। What do? You evaluate the various alternatives and choose the one that gives you the greatest satisfaction। यानी बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे सामने एक लाइफ की रियलिटी रखता है। वो हमें बताता है कि आपके पास
एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपके डिजायर्स वांट्स नीड अनलिमिटेड होंगे। फिर आपको एक ही काम करना है कि इस 1,000 रुपए को, यानी जो भी रिसोर्सेस आपके पास टाइम उस समय में अवेलेबल है, उन रिसोर्सेस का इस तरीके से इस्तेमाल करो, उन रिसोर्सेस को ऐसे यूटिलाइज करो ताकि आप मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन को अचीव कर पाओ। तो ये इकोनॉमिक्स आपको बताता है। जो डायलेमा है, उस डायलेमा को आप सॉल्व कैसे करोगे? यू इवेल्युएट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज द वन दैट गिव्स यू द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। ठीक है। पॉइंट नंबर ई में अब ब्रॉडर इंप्लीकेशंस, मतलब इस पूरे सिनेरियो के क्या इंप्लीकेशन होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। Similar dilemmas are faced by every individual, every society, every country in this world। अब यहाँ पे जो केस स्टडी का फ्रेमवर्क हमने बनाया है, लिमिटेड रिसोर्सेस प्लस अनलिमिटेड वांट्स, अब ये तो हमने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, जैसे कि आपका बर्थडे, लेकिन यही डायलेमा जो है लिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट का, ये हर एक इंडिविजुअल के सामने होता है। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, वैसे ही बहुत सारे ह्यूमन बींग्स इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनके सामने भी सिमिलर डायलेमा आता है। जब हम एज अ सिटी किसी सिटी को देखते हैं तो एक सिटी के सामने भी यही डायलेमा होता है। टैक्सेशन से होने वाला रेवेन्यू उसके पास आता है, उस रेवेन्यू को किस तरीके से सिटी में एक्सपेंडिचर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, किस तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाए ताकि उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और सारे सिटीजन्स को मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिल सके। आप इंडिविजुअल पे सेम केस स्टडी अप्लाई होती है, एक सिटी पर सेम केस स्टडी का फ्रेमवर्क अप्लाई होता है, एक स्टेट के ऊपर भी सेम अप्लाई होता है फ्रेमवर्क, एंड एक कंट्री जब आप देखोगे तो कंट्री के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेस, उनके लोग, उनका पैसा, उनकी करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, इन सब को मिला के लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और उनके नीड्स, वांट्स, डिजायर्स अनलिमिटेड होते हैं। तो किस तरीके से हमारे कंट्री के रिसोर्सेस को यूज करें ताकि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन हमें मिल सके। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल फ्रेमवर्क इकोनॉमिक्स ने सेटअप किया है इस केस स्टडी के द्वारा। ये फ्रेमवर्क एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्री को चलाता है, हर एक व्यक्ति के सामने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने यही डायलेमा आने वाला है। और वो डायलेमा का नाम क्या होता है? द डायलेमा ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो ये है इसका ब्रॉडर implication। Similar dilemmas are faced by every individual, every society and every country in this world. Life is like that। तो ये जिंदगी में ऐसे ही चलेगा। Since we cannot have everything we want with the resources we have, we are forever forced to make choices। Therefore, we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied। तो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जैसे अंबानीज हो गए, अडानीज हो गए, इलॉन मस्क हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एकदम बम्बाड़ पैसा है, लेकिन फिर भी उन्हें बिजनेसेस के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें मार्केट में से फंड्स रेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो अपनी कंपनीज को स्टॉक मार्केट पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करते हैं, पब्लिक से आईपीओ के थ्रू पैसा उठाते हैं या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग करके पैसा रेस करते हैं। तो बेसिकली उनके सामने भी यही चीज़ होती है कि अगर उनको कोई एक मल्टीनेशनल बिजनेस तैयार करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगेगा। अब वो बहुत बड़ा कैपिटल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होता है, बैंक के पास होता है पैसा, गवर्नमेंट के पास होता है। ऐसी जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन जिसको बड़ा बिजनेस करना होता है वो व्यक्ति इस डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है और इसीलिए वो बैंक के पास जाके लोन उठाएगा, वो मार्केट से पैसा उठाएगा, वो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके पैसा रेस करेगा। तो इस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें अपने पास अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज का ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हर बार करना पड़ता है। ठीक है, तो यही उसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन है और ये एक ग्राउंड रियलिटी इकोनॉमिक्स आपके सामने रखता है। फिर पॉइंट नंबर एफ, जो फंडामेंटल फैक्ट्स है। अब ये जो पूरी केस स्टडी हमने देखी, केस स्टडी का नाम हमारा है द डायलेमा ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। उसमें सबसे पहले हमने सिचुएशन देखी, लिमिटेड रिसोर्सेस, मेनी ऑप्शंस, उस ऑप्शंस का एनालिसिस करके बेस्ट ऑप्शन चूज करो ताकि सबसे
बेस्ट सेटिस्फैक्शन आपको मिल सके। उसके बाद में आपने डिसीजन मेकिंग देखा, देन ब्रॉडर इम्प्लीकेशन देखा। अब ये 5 पॉइंट्स जो हमने केस स्टडी में देखे, 5 एस्पेक्ट्स जब हम इस केस स्टडी के समझते हैं, तब हमें पता चलता है इस केस स्टडी के द्वारा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में 2 फंडामेंटल फैक्ट्स हमें समझ में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमंस की वांट्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, दे आर अनलिमिटेड। एक वांट पूरी हो गई, एक नेसेसिटी पूरी हो गई, तुरंत हमें कुछ और चाहिए होता है। और दूसरा फैक्ट, द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर्स। यानी यहाँ पर रिलेटिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका नेचर कैसे होता है, उन्हें सब कुछ चाहिए होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सपने पूरे करने की हमारी इच्छाएं होती है, और इच्छाएं अनगिनत होती है। अब ये जो अनलिमिटेड वांट्स है, उसे पूरा करने के जो रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास, जो मीन्स होती है, वो रिलेटिवली स्केयर्स होती है। यानी इन रिलेशन टू अवेलेबल रिसोर्सेस, इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, जो रिसोर्सेस होते हैं वो स्केयर्स यानी कम पड़ते हैं। ये बेसिक फैक्ट्स हमें 2 यहां से पता चलते हैं। ये इस केस स्टडी का सबसे मेन पॉइंट यही है। क्या है वो? ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर्स। ये 2 फंडामेंटल फैक्ट्स हमें इस केस स्टडी के द्वारा पता चलते हैं। दीज फंडामेंटल फैक्ट्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स का पूरा डिसिप्लिन है वो इस फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है। यानी इन दो फैक्ट्स के ऊपर पूरे इकोनॉमिक्स का जो थियरी है, जो प्रैक्टिकल्स है, वो इस फाउंडेशन के ऊपर खड़े हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2 का रिवीजन। आई होप कि आपको रिवीजन में बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है। अब हम अगले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक नंबर 3 है, व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट। बेसिकली टॉपिक नंबर 2 जो फंडामेंटल फैक्ट्स हमने यहाँ पे देखे, उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है वो रिवीजन कंप्लीट होता है। जैसे जैसे वीडियोस आपके सामने आते चले जाएंगे, आप तुरंत इन वीडियोस का यूज़ करके इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते चलिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपना मेन पढ़ाई खत्म करके रिवीजन करना शुरू करोगे, उतनी ही आसानी से आप अपने सारे टॉपिक्स को, सारे जो सब्जेक्ट्स है आपके सीए फाउंडेशन में, उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो मित्रों, टॉपिक नंबर 2 जो है हमारा व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, उसमें की एस्पेक्ट्स हमने देखे, और दूसरा एक केस स्टडी देखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस स्टडी को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इस केस स्टडी में हमने सिचुएशन देखी, ऑप्शंस देखे, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ब्रॉडर इंप्लीकेशंस एंड फंडामेंटल फैक्ट्स। तो ये जो 5 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, उन 5 पॉइंट्स में से जो जिस्ट हमें मिला वो पॉइंट नंबर F में आपको बताया गया है। इस तरीके से ये वाला वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन टॉपिक नंबर 3 का, जो है व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। एक बात और जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दी थी, लेकिन एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ। एक आपके लिए एक्सेल शीट अवेलेबल होने वाली है, जिसमें आपको इन सारे वीडियो लेक्चर्स का एक सिंगल पॉइंट लिस्ट कहिए या इंडेक्स कहिए, वो मिल जाएगा। तो जैसा कि अभी आप मेरे चैनल पर जाओगे, YouTube पे जब आप चैनल पर जाते हो तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, YouTube के ऊपर चैनल को ढूंढना पड़ेगा। चैनल को ढूंढने के बाद फिर आप देखोगे वीडियो सेक्शन में जाओगे या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाते हो तो आपका नेविगेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन जब आप वीडियो सेक्शन में जाते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर आप क्या देखोगे, थंबनेल पे क्या डिटेल्स है, फिर आप टाइटल देखोगे, फिर इस वीडियो को ओपन करने के बाद आप क्या देखोगे, डिस्क्रिप्शन में अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाके पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें, जैसे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चीज़ आपको और प्रोवाइड की है, डिटेल्स ऑफ द वीडियो वाला सेक्शन। उस डिटेल्स ऑफ द वीडियो वाले सेक्शन में मैंने कौन से कोर्स का वीडियो है, कौन सी लेवल है, सब्जेक्ट कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट का नाम क्या है, उसके बाद लेक्चर 1 पार्ट 1 एंड टॉपिक कौन सा कवर किया। तो बेसिकली आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन जब मैं आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा
तो उस एक्सेल शीट में सब चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएगी। यानी उस एक्सेल शीट में जब आप देखोगे पूरा का पूरा आपका रिवीजन लेक्चर्स का इंडेक्स आपको मिलेगा और आप एक इजीली सारे टॉपिक्स को नेविगेट कर पाओगे। वहां पर आप मार्किंग चाहे तो कर सकते हो फाइल को डाउनलोड करके कि कौन सा टॉपिक आपने देख लिया, कौन सा टॉपिक आपको देखना है, कौन सा टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हो। और वहाँ पे आपका लेक्चर का ड्यूरेशन भी होगा। जैसे ये करंट वाला वीडियो है तो इसका ड्यूरेशन 42 मिनट्स 29 सेकंड्स है, तो ये ड्यूरेशन भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको पता चले कि इकोनॉमिक्स के कौन से टॉपिक का वीडियो कितना लंबा है और आपको कितना समय लगने वाला है। तो मित्रों ये थी आपके लिए बेसिक जानकारी जो बहुत ज़रूरी थी। जो आपको एक्सेल शीट मिलने वाली है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया हैंडल्स मिलेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स के बाद नीचे आने के बाद आपको थोड़ा सा लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल मिलेगी। वहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहीं पे आपका और मेरा जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो उसी पॉइंट ऑफ वही टेलीग्राम चैनल के ऊपर होने वाला है। तो ये बेसिक चीज़ें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ाई करते रहिए।